तो सर ये फरमाइएगा, आज आपने सारी हेयरिंग सुनी, अब जो चीफ जस्टिस नामजद हैं जब वो इस बेंच का हिस्सा नहीं, और उन्होंने कहा कि जब तक केस का फैसला नहीं होता, जो ज़ाहिर 184(3) का केस चल रहा है, और उस वक्त तक मैं और जस्टिस तारिक मसूद साहब जो वो दोनों किसी भी बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो इसको फिर क्या लिया जाए? क्या ये बेंच है या नहीं है? और अगर ये बेंच नहीं है तो फिर इसका फैसला जो है उसकी क्या हैसियत होगी? जहां तक के ऑब्जेक्शन है काजी फैज ईसा साहब की, वो अपनी जगह उसमें काफी वजन है। ठीक, क्योंकि जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जब एक्ट बना भी नहीं था, उस वक्त एक इंजंक्शन दे दी गई थी और वो इब्तनाई दे दिया गया था, हालांकि वो नहीं दिया जा सकता था। बहरहाल वो दे दिया गया, लेकिन उस पर फैसला नहीं हुआ, उस पिटिशन के पर फैसला नहीं हुआ। ठीक, तो उस सूरत में और उस पिटिशन खासतौर से जो चीज प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट में है, वो जो बेंच जिस तरह से नॉमिनेट होती है, जिस तरह बनाई जाती है, उसका प्रोसीजर उसमें मौजूद था और उस पर फैसला अभी तक नहीं हुआ। तो काजी फैज ईसा साहब का ऑब्जेक्शन सही है कि जब अभी ये फैसला नहीं हुआ कि बेंच कैसे बनाई जाती है, तो ये कैसे बेंच बन गई। और मुझसे तो किसी ने कंसल्ट किया नहीं, हालांकि वो सीनियर मोस्ट जज है, नेक्स्ट चीफ जस्टिस है। तो अब ये बेंच नहीं, तो मैं तो इसका ऐसा नहीं हो सकता। तो इस लिहाज से तो उनका अपना फैसला जो है वो सही था, और दूसरे जज साहब जो थे उनका भी फैसला सही था। अब बात असल में ये है कि अब चूंकि मामला उन्होंने दूसरी बेंच बना दी, वो चीफ जस्टिस का अख्तियार है। चीफ जस्टिस अगर चाहें तो बेंच चेंज कर सकते हैं, दूसरी बना सकते हैं। उन्होंने बना दी बेंच अपनी, और अब वो बेंच जो है 7 जजेस की बेंच जो है वो अब कल इस पे बहस करेगी और देखेगी और सुनेगी। तो आप वैसे इस बेंच को लीगल समझते हैं, या आप समझते हैं कि नहीं, ये जो जस्टिस काजी फैज ईसा साहब का मौकफ है कि ये अदालत ही नहीं है, तो ये क्या वाकई बेंच नहीं है? फिर नहीं, मैं तो इससे एग्री नहीं करता कि वो अदालत नहीं है। अदालत तो अपनी जगह पर है, वो खुद उसके हिस्सा नहीं बनना चाहते, क्योंकि अपना उनका एक व्यू पॉइंट है, उसके लिहाज से वो नहीं बनना चाहते। तो ठीक है, उनको हक हासिल है, क्योंकि जुडिशरी में तो ये हमेशा के उसूल है, अगर कोई जज किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहता तो उसको हक हासिल होता है कि वो कह दे कि मैं इस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहता, वो अलग हो जाए। लेकिन जो बेंच बनाने का जो राइट है, वो तो बसूरत अभी तक चीफ जस्टिस के पास है। ठीक हो। अच्छा, जैसे सही फरमाइएगा, 2015 में आपको याद होगा कि इसी इशू के ऊपर एक फुल कोर्ट बन चुका है और उसका फैसला भी आया है, जो PLD 2015 और सुप्रीम कोर्ट, और उसका नंबर है 401। अब इसमें 11 जजेस ने मिलिट्री कोर्ट्स के हक में फैसला दिया था और 6 जजेस जो उन्होंने मुखालफत की थी इसकी। अब 11 जजेस का जो फैसला है उसकी हैसियत, उसको अगर देखा जाए तो ये जो 7 जजेस का फैसला होगा, इसकी क्या हैसियत होगी उस फैसले के सामने? देखिए, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उस वक्त 11 जज थे कि 7 जज थे। अभी जो इशू सुप्रीम कोर्ट के सामने है वो ये है कि आया ये जो मिलिट्री कोर्ट्स के सामने ट्रायल की प्रोविजन है मिलिट्री एक्ट के, आर्मी एक्ट के सामने में, वो आइन के मुताबिक है कि नहीं। और ये चीज सबसे अच्छी एक्सप्लेन की गई है ये जवाद खादर साहब चीफ जस्टिस जो होते थे पहले, उनकी पिटिशन में उन्होंने ये साफ कहा है कि ये सेक्शन 21D(1 and 2) जो है आर्मी एक्ट में, क्या वो आइन से मुताज़िम है कि नहीं, इस पे फैसला करना है। तो ये फैसला अभी जो 7 जजेस की बेंच है उसने ये फैसला करना है, और इस पे सारा केस डिपेंड करता है। बाकी सब चीजें आप भूल जाएं इस वक्त। ठीक हो गया। जैसे साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो साहब ये फरमाइएगा, सर आप थे कोर्ट में, आज थे आप दोनों थे कि नहीं? नहीं, मैं तो था, शाहीन साहब थे, लेकिन मैं कोर्ट में नहीं था। अच्छा, ये फरमाइएगा सर, ये जो कुछ आज अदालत में हुआ, आप इसको क्या समझते हैं? कि आप समझते हैं कि अदलिया वाकई स्प्लिट हो रही है? क्योंकि इससे पहले सिर्फ एक रूमर्स थी, अफवाहें थी, लेकिन आज जब कोर्ट रूम के अंदर एक नामजद चीफ जस्टिस ने एक मौजूदा चीफ जस्टिस के सामने खड़े होकर जो कुछ कहा, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ सामने आ गया। तो देखें, काजी फैज ईसा साहब पिछले 2-2.5 महीनों से किसी बेंच का भी हिस्सा नहीं बन रहे। ये एक बड़ी यूनिक सी बात है कि एक सीनियर प्यूनी जज वहाँ पे अवेलेबल होने के बावजूद किसी बेंच का हिस्सा नहीं बन रहे।
और उन्होंने पहले ही ये कह दिया था कि वो ये समझते हैं कि बल्कि इवन ये जो कानून सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उससे पहले उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस फर्द वायद करनी ये कमेटी होनी चाहिए। फिर ये कानून बन गया। जब ये कानून बना और पार्लियामान ने 2 दफ़ा सदर को भेजा, पहली दफ़ा सदर साहब ने रिजेक्ट कर दिया, दूसरी दफ़ा अभी ऑन द वे था, यानी 10 दिन पूरे नहीं हुए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने 8 रुकनी बेंच ने उसको सस्पेंड कर दिया। लेकिन काजी साहब का जो स्टैंस है वो ये है कि कानून चूंकि बन गया है, लिहाजा अब जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस हो रहे हैं उनके मुताबिक वो गैर कानूनी है और मैं किसी गैर कानूनी बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहता। और आज उन्होंने इसका बरमला इजहार भी किया, यही बात की कि मैं उसको समझता हूँ। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि उन्होंने ये केस सुनने से इनकार नहीं किया। ठीक है, क्लैरिटी इसमें होनी चाहिए। उन्होंने कहा जी मैं बेंच से अलग नहीं हो रहा, लेकिन मैं इस बेंच को अदालत नहीं मानता। इसको इस वजह से नहीं कि मैं इसकी कॉन्स्टिट्यूशन को उस कानून के खिलाफ समझता हूं जो कानून पार्लियामान ने बनाया है, जिसमें 3 रुकनी कमेटी को यह इख्तियार दिया कि वो बेंच कॉन्स्टिट्यूट करे। देखिए, उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी कानून को मुस्तरद तो कर सकती है अदालत, लेकिन उसे मुअत्तल नहीं कर सकती, और इन्होंने मुअत्तल किया हुआ, यानी स्टे ऑर्डर। जी बिल्कुल, वो ज़ाहिर रिजर्वेशन, हमारी भी रिजर्वेशन उस पर थी बतौर इदारा भी। हमने पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से भी जो है वो एतराज़ किया कि ये नहीं करना चाहिए था इस तरह, क्योंकि वो हमारी पुरानी 20 साल से डिमांड्स आ रही थी कि इस पे वो जो भी शेख है वो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, वो सारी की सारी पब्लिक एट लार्ज के बेनिफिट के लिए थी जो कि वो पार्लियामान ने बनाई।